नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर, जहां बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सदन में बजट पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस ने उठाया यूपी उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों का मुद्दा, साथ ही साथ चारधाम यात्रा पर भी चर्चा की मांग विपक्ष के द्वारा की जा रही है। आज सदन में बजट पर चर्चा। देहरादून से बड़ी खबर, बजट सत्र का आज दूसरा दिन और सदन में बजट पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ कांग्रेस ने यूपी उत्तराखंड की परिसंपत्तियों का मुद्दा भी उठाया है। बजट सत्र का आज दूसरा दिन, कल से बजट सत्र का आगाज हुआ, जिसमें बजट पेश किया गया। 65,000 करोड़ का यह बजट पेश किया गया। उसके बाद आज विपक्ष की तरफ से दूसरे दिन यूपी उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों का मामला, साथ ही साथ चारधाम यात्रा पर भी चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां आज बजट पर चर्चा। कांग्रेस ने परिसंपत्तियों का मुद्दा भी उठाया। बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, आज दूसरा दिन है सदन में, आज बजट सत्र का यह दूसरा दिन जिस पर चर्चा की जा रही है। साथ ही साथ यह भी बात निकलकर सामने आ रही है कि यूपी उत्तराखंड के जो बीच परिसंपत्तियों का मुद्दा है वो भी विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल आज सदन के दूसरे दिन, आज अगर बजट सत्र के दूसरे दिन की बात करूं तो कांग्रेस ने सबसे पहले नियम 310 में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाया था, जिसे स्पीकर ने नियम 58 में स्वीकार कर लिया। कांग्रेस को बहुत ज़्यादा कोई हंगामा करने की ज़रूरत नहीं हुई। तो प्रश्नकाल बहुत शांतिपूर्वक चला है और प्रश्नकाल में जितने भी तारांकित प्रश्न थे वो सारे ही प्रश्न लिए गए। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है कि प्रश्नकाल में तमाम जो प्रश्न थे तारांकित वो आज लिए गए हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि परिसंपत्तियों को लेकर जो आपने सवाल पूछा, देखिए परिसंपत्तियों को लेकर कांग्रेस विधायक पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सवाल पूछा था कि परिसंपत्तियों पर सरकार बताए कि वर्तमान स्थिति क्या है, अब तक क्या हो चुका है, क्या ये परिसंपत्तियों का जो बंटवारा है ये पूरा हो चुका है। जिस पर संसदीय कार्य मंत्री, क्योंकि पुनर्गठन मंत्री भी वही हैं, उन्होंने ये सदन के भीतर जवाब दिया कि जो तमाम सरकारें रही हैं उनमें सभी में कोशिशें की गई, लेकिन पिछली सरकार में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात हुई थी उसके बाद 14 विभागों के मामले थे, जिनमें 8 पर पूरी तरह बंटवारा हो चुका है। 6 अभी ऐसे हैं जो अभी प्रोसेस में चल रहे हैं, जिनके परिसंपत्तियों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ, वो भी जल्द ही निपट जाएंगे। क्योंकि इसे इस तरीके से भी समझना होगा, उत्तराखंड बने हुए 21 साल पूरे हो चुके हैं और प्रदेश में शुरुआत से एक सबसे बड़ा विवाद ये रहा है कि उत्तर प्रदेश के साथ हमारा जो परिसंपत्तियों का विवाद है, कई विभागों का, 70 विभागों का जिक्र उन्होंने सदन में किया। सिंचाई विभाग हो, विद्युत विभाग हो, इसके अलावा राजस्व हो, पर्यटन हो, तमाम जगह पर अभी भी संपत्तियों का विवाद था। क्योंकि राज्य तो उत्तराखंड का बन गया, लेकिन कई जगह पे अभी भी स्वामित्व उत्तर प्रदेश का था, तो उसको लेकर पूरी स्थिति पूछी गई थी और उसमें यही बताया गया कि 14 जो मामले थे उनमें 8 लगभग पूरी तरह निस्तारित हो चुके हैं और 6 जो विभागों के मामले हैं वो प्रोसेस में चल रहे हैं, यानी जल्द ही उनका भी निस्तारण हो जाएगा। सुरेंद्र, 11 बजे प्रश्नकाल का समय था, जिस तरह से विपक्ष लगातार प्रश्न पूछे जा रहा था, क्या चारधाम यात्रा को लेकर भी विपक्षी तरफ से सवाल किया गया? देखिए, बिल्कुल जैसे मैंने पहले बताया कि नियम 310 में विपक्ष ने चारधाम की व्यवस्थाओं के मुद्दे को उठाया था। क्योंकि नियम 310 में बहुत ऐसा नहीं होता है कि स्वीकार मांग कर ली जाए, क्योंकि इसका प्रावधान वोटिंग का भी होता है, तो इसलिए बहुत कम इसको लिया जाता है तब तक कि जब तक कि बहुत ज्वलंत मुद्दा ना हो। नियम 58 की ग्राह्यता में से लिया गया है, यानी लंच के बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तो लंच के बाद नियम 58 की कार्रवाई में जो भी ये चारधाम का मुद्दा है इस पर चर्चा होगी, सरकार अपना जवाब देगी। नियम 58 में कार्यस्थगन प्रस्ताव होता है जिस पर वोटिंग की बाध्यता नहीं होती है, इसलिए नियम 58 में ही ये तमाम मुद्दे लिए जाते हैं। यानी लंच के बाद जब कार्रवाई होगी तब हमें ये देखने को मिलेगा कि सदन के भीतर चारधाम यात्रा को लेकर किस तरह के सवाल उठते हैं, कांग्रेस क्या क्या आरोप लगाती है, कांग्रेस किस तरह इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगती है और क्या सरकार का जवाब होगा, उससे क्या विपक्ष संतुष्ट होगा। ये तमाम
तमाम चीज़ें लंच के बाद की कार्रवाई में देखने को मिलेंगी। बिल्कुल सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबरों पर आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट को सर्वस्पर्शी बताते हुए कहा, यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। बजट में सभी के विचारों के साथ साथ बीजेपी के दृष्टि पत्र के वादों को भी शामिल किया गया है। यह बजट सर्वस्पर्शी बजट है। इसमें होलिस्टिक अप्रोच रखी गई है और जो इसका सबसे मजबूत पक्ष है यह है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास उनके विजन के अनुरूप है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और इसी ध्येय को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इस बजट संकल्प प्राप्ति के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यह बजट हमारे दृष्टि पत्र के आधार पर बनाया गया बजट है और हमने आपका बजट, आपका सुझाव कार्यक्रम लेकर सभी के विचार हमने इसमें समाहित किए हैं। इसमें हमने नारी सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, चिकित्सा, युवा कल्याण, कृषि, उद्योग जैसे क्षेत्रों को, शिक्षा, ट्रिपल वे कनेक्टिविटी, मानस खंड, मंदिरमाला, रोपवे निर्माण सहित नए क्षेत्रों को भी इस बजट में हमने पूरी तरह से रखा है और इसे लीक से हटकर बनाए गए बजट का अध्ययन करने का मैं सभी से आह्वान करता हूं कि वो सभी लोग इसका अध्ययन करें और प्रसारित किया जा सके। यह बजट नहीं बल्कि उत्तराखंड बनाने का अर्थ संकल्प है और आचार्य चाणक्य के अर्थ प्रबंधन को लेकर दी गई परिकल्पनाओं के अनुरूप है। ये डबल इंजन की सरकार का ही असर है कि जहां 2012 से लेकर 2017 के बीच प्रतिवर्ष वार्षिक अनुदान 5,615 करोड़ प्राप्त होता था, वहीं 2017 से लेकर 2022 के डबल इंजन के युग में औसत वार्षिक अनुदान राशि बढ़कर 11,168 करोड़ हो गई, जो कि डबल इंजन के दौर में डबल राशि है। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना में 25 करोड़ तथा सीमांत विकास कार्यक्रम और ग्रामीण कौशल योजना के तहत कुल 195 करोड़ की व्यवस्था की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड व सुशासन के लिए इसको स्थापित करने के लिए पुलिस एवं राजस्व पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। हर क्षेत्रों को छूने का हमने प्रयास किया है। हमने कोशिश की है कि ये केवल सामान्य बजट न होकर ये हमारे उत्तराखंड की उन्नति का, उत्तराखंड की प्रगति का, उत्तराखंड की गति का, उत्तराखंड की मति का एक अर्थ संकल्प है और ये हम इस संकल्प के माध्यम से एक आदर्श उत्तराखंड, एक आत्मनिर्भर उत्तराखंड, एक श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने का हमारा इस संकल्प है। वहीं उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार ऐतिहासिक बजट पेश उन्होंने किया है। यह बजट हर वर्ग की उम्मीदों को पूरा करेगा। न्यूज स्टेट संवाददाता सुरेंद्र रसीला ने प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से खास बातचीत की है। क्या कुछ इस बातचीत के दौरान रहा, सुनाते हैं आपको। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन आज है। मेरे साथ संसदीय कार्य मंत्री वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। सर, कल आप लोगों ने बजट पेश किया था। बजट को लेकर आपने भी कहा था कि ये उम्मीदों का बजट है। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट की झलक इसमें दिखेगी, विकास का बजट है। अगर बजट को ओवरऑल देखें तो बजट को लेकर क्या कुछ कहेंगे, अगर कम शब्दों में पूछूं? देखिए, बजट पूरी तरह से संतुलित है। जनता के हित में दिया गया बजट है। कृषि पे, महिलाओं पे, युवाओं पे, बेरोजगारी पे, पलायन पे, व्यापारियों पे और जो हमारे स्टेक होल्डर्स ने या जनता ने सुझाव दिए थे उसको भी इसमें समाहित किया है। जो हमारे दृष्टि पत्र में था उसको भी हमने इसमें समाहित किया। यानी कि बहुत ही संतुलित और सभी जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हमने बजट दिया है। मुझे लगता है जिस प्रकार से जनता ने और हमारे विधायकगणों ने, अन्य मंत्रीगणों ने बधाइयाँ दी हैं तो सबको अच्छा लगा होगा। क्या आपको लगता है कि सदन में कुछ मंत्री बिना तैयारी के पहुंचते हैं या मंत्री विपक्ष को सेटिस्फाई कर नहीं पाते? नहीं, जहाँ तक मंत्रियों के प्रश्नों के जवाब का विषय है, कल माननीय सतपाल महाराज जी का दिन था और उन्होंने बहुत संतोषजनक जवाब दिए और ये ठीक है। सप्लीमेंट्री जब आता है तो थोड़ा सा एक, अब ये तो हमें नहीं पता होता मंत्री के रूप में कि सामने से क्या सवाल आने वाला है, लेकिन यदि कोई सवाल आता है तो उतना धैर्य हमारे विपक्ष को भी रखना चाहिए कि वो सवाल के बाद थोड़ा सा धैर्य रखें। अब वो सवाल भी करते हैं और खड़े हो जाते हैं और खड़े होने का मतलब वो मंत्री को डिमोलेज करने का प्रयास करते हैं। तो ये तो सदन की मर्यादा नहीं हो सकती ना।
आपको एक यदि प्रश्न के सापेक्ष यदि आपने कोई सवाल किया है मूल प्रश्न के सापेक्ष, तो उसका जवाब तो सुनेंगे। यदि आप संतुष्ट नहीं है, दोबारा आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन लगाइए। आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी लगाना चाहते हैं और ज़बरदस्ती खड़े होके एक हा हुल्ला करना, माहौल को बनाना, एक दिखाना, तो ये मुझे लगता है ये सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि विपक्ष के विधायकों को भी ज़रूरी है कि जब जवाब दिए जा रहे हो तो संतोषजनक तरीके से उसे सुने, धैर्यपूर्वक सुने, और मंत्रियों को भी कहा गया है कि वो पूरी जवाब और पूरी तैयारी के साथ सदन में पहुंचे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी तारीफ की जाए। मंत्री महोदय सवालों से बचना चाहते हैं, देखिए। होमवर्क नहीं था और सरकार सवालों से बचना भी चाहती है, और सवाल इतने महत्वपूर्ण थे जिसका जवाब देने की स्थिति में माननीय मंत्री नहीं थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है। तालमेल में कहीं कमी नहीं है। सब एकजुट होकर, जिस तरह से कल विपक्ष एकजुट होकर, मुखर होकर उन सवालों को पूछ रहा था, तो तालमेल तो दिखाई दे रहा है, तालमेल है भी, हम एकजुट हैं। वह विपक्ष ने बजट पर सवाल खड़े करते हुए इसे सरकार का आम जनता के साथ छलावा करार दिया। कांग्रेस विधायकों ने बजट को आंकड़ों की बाजीगरी बताते हुए निराशाजनक बताया। कांग्रेस विधायकों से न्यूज स्टेट संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने खास बातचीत की है। वरिष्ठ विधायक कांग्रेस, आप लोगों को लगता है कि उम्मीदों का बजट है जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं? देखिए, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट प्रदेश सरकार द्वारा सदन के पटल पर लाया गया है, ये बहुत ही निराशाजनक है, दिशाहीन है और सिर्फ आंकड़ों का हेर फेर है। सिर्फ पैसे धनराशि बढ़ाने से ही नहीं होता है यह, लेकिन उसको अगर पिछले वित्तीय वर्ष में, उससे पूर्व के वित्तीय वर्ष में देखा जाए तो जो पैसा दिया गया था उसका भी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया था। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ वित्तीय पैसा बढ़ाने से ही नहीं होगा। इसमें जो धनराशि दी गई है विभागवार, तो उसको खर्च करने का भी काम करना चाहिए था। सिर्फ ये दिशाहीन है, निराशाजनक है और सिर्फ आंकड़ों का खेल है और लोगों को दिग्भ्रमित करने वाला खेल है। उसमें कहीं नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, कोई अन्य विकास से संबंधित और नई योजनाओं से कहीं पे कोई ऐसी बात नहीं कही गई है। तो हम इससे बिल्कुल असंतुष्ट हैं। दामी जी, कल गैरसैंण पे आप लोगों ने मुद्दा उठाया था, उस पर चर्चा भी हुई, लेकिन गैरसैंण का इस बजट में कोई प्रावधान तक नहीं दिखता। आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से गैरसैंण को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई थी, तो गैरसैंण के लिए बजट में जो है प्रावधान नहीं रखना, ये चिंता का विषय है। और ये कहीं ना कहीं पर्वतीय राज्य के पर्वतीय जो है राजधानी की जो एक सोच थी, जिसके लिए हमारे उत्तराखंड के बहनों ने, हमारे युवा साथियों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, या जो लाखों लोगों ने जो है कई जो है यातनाएं सही, उनके जो है कहीं ना कहीं उनके जो एक विचारधारा थी, जो उनका मानना था कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में बनेगी और पहाड़ का विकास होगा, तो ये कहीं ना कहीं निराशाजनक है। और निश्चित तौर पे ये जो है इसमें बजट में प्रावधान होना चाहिए था। बजट में सपने तो बहुत सारे दिखाए हैं वित्त मंत्री जी ने। आपको लगता है कि पैसा जुटा पाएगी सरकार उतनी सारी योजनाओं को पूरा करने? देखिए, पैसा जुटाने की बात की बात है, लेकिन जो बजट है, बजट में जिस तरह से हमने जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य को अलग करने की मांग की थी, तो उसमें हमने ऊर्जा प्रदेश की भी मांग की थी। आज सैकड़ों परियोजनाएं उत्तराखंड के जो है ऊर्जा परियोजनाएं जो है लंबित हैं, वो परियोजनाओं के लिए कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, केवल एक परियोजना स्वीकृत हुई है। जबकि मैं कहूँ तो मेरी विधानसभा में ऐसे सैकड़ों परियोजनाएं हैं जिन परियोजनाओं को अगर सरकार, केंद्र सरकार के माध्यम से अगर स्वीकृति प्रदान करते, तो उसमें जो है उत्तराखंड के हजारों जो है बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सकता। तो ये कहीं ना कहीं पलायन को रोकने की बात कही जा रही, लेकिन उसमें पलायन तभी रोक पाएंगे जब हम वहाँ पर जो है रोजगार उपलब्ध कराएंगे। तो इसमें जो है हम फिर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे कि इसका कुछ जो है विचार करें और इसके लिए कुछ जो है नया वो करें। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि बजट में कुछ नया नहीं है, सरकार ने पलायन रोकने की बात कही है, लेकिन कोई ठोस योजना दिखती नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। वहीं कांग्रेस पर कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का पलटवार देखने को मिला। गैरसैंण के लिए बजट न देने पर पलटवार किया है। गैरसैंण के लिए पहले से ही बजट का प्रावधान, हर बजट में प्रावधान जरूर नहीं। चंदन राम दास ने बात कही, जरूरत पड़ी तो अनुपूरक बजट में प्रावधान होगा। तो कांग्रेस पर कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का यह पलटवार। गैरसैंण में पहले से ही विधानसभा भवन, रिसर्च सेंटर और मिनी सचिवालय
मंत्रियों के कार्यालय, चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस सहित पहले बजट का प्रावधान पहले ही करेक्ट किया जा चुका है कि हर बजट में उसमें अलग से कोई प्रावधान हो ऐसा ज़रूर नहीं है, मगर आवश्यकता पड़ेगी और धन की खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी तो अनुपूरक में आ जाएगा। अन्य संसाधनों से भी माननीय मुख्यमंत्री गैर ऋण के लिए बजट की व्यवस्था कर सकते हैं। और सुरेंद्र डसीला हमारे साथ बने हुए हैं इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। सुरेंद्र, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि सरकार तो ये कह रही है, जैसा कि हर बार ये होता ही है कि अगर बजट किया तो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि बजट अच्छा है, वहीं विपक्ष के पास भी कुछ और कहने को नहीं होता तो वो हमेशा सवाल खड़ा करती, कहती है बजट अच्छा नहीं है। ऐसे में सवाल यही है, ये जानना चाहते हैं कि विपक्ष को इस बजट में ऐसी क्या खामियां लगी, ऐसी क्या चीजें नहीं थी जिसकी वजह से वो निराशाजनक बजट बता रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अभी तक जो विपक्ष से हमने बात की है वो इस बजट को निराशाजनक बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष से लेकर तमाम वरिष्ठ विधायकों से बात हुई, उन सब ने ये कहा कि इस बजट में बहुत सारी ठोस चीज़ें नहीं हैं। युवाओं के लिए क्या होना चाहिए, बेरोजगारों के लिए क्या होना चाहिए, पलायन रोकने के लिए क्या नीति होनी चाहिए, इस पर किसी तरह की विस्तृत जानकारी नहीं है। हालांकि सदन के भीतर जब विपक्ष वो बजट की चर्चा में भाग लेगा, क्योंकि बजट की चर्चा सबसे महत्वपूर्ण होती है। सरकार ने बजट पेश कर दिया, लेकिन जब उस पर चर्चा होगी तो पूरा विस्तृत जानकारी दी जाती है। उस वक्त क्या विपक्ष के पास ऐसे मुद्दे होंगे, क्या विपक्ष के पास वो तर्क होंगे जिसके आधार पर सदन में वो ये कह पाएगा कि हाँ, इस बजट में एक खामी है, इस बजट में जिन चीज़ों का प्रावधान किया गया है वो हवाई दिखती हैं, इस बजट में जो प्रावधान है उसके लिए धन कहाँ से लाएंगे, जिस तरह की बात वो बाहर कर रहे हैं। तो सदन में जब बजट की चर्चा होगी तो ये चीज़ें साफ हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि जो प्रदेश सरकार, देखिए कोई भी सरकार हो वो अपने बजट के लिए पूरी एक्सरसाइज करती है। नियोजन विभाग से लेके बजट तक तमाम जो अधिकारी हैं वो बजट के लिए पूरी मेहनत करते हैं और फिर एक बजट लाया जाता है। सरकार ने जो कल अपना बजट पेश किया वो उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड को आगे बढ़ाने वाला बजट होगा। कई सारी चीज़ों पर प्रावधान दिखता है, जो महिलाओं से संबंधित योजनाएं हो, बेरोजगारों से संबंधित योजनाएं हो, पहाड़ों में पलायन रोकना हो, तो कई सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। लेकिन सरकार को भी सदन में बजट की चर्चा में ये बताना होगा कि जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि आप इतनी योजनाओं की बात कर रहे हैं लेकिन धन कहाँ से लाएंगे, क्योंकि ये घाटे का बजट है। और सीधे तौर पे अगर घाटे का बजट है यानी आप बजट में आपको राजस्व प्राप्ति कम होनी है, खर्च ज़्यादा होना है, तो किस तरह से सारी चीज़ों को पूरा किया जाएगा, ये सदन में जब बजट की चर्चा होगी तो विस्तृत जानकारी सरकार भी देगी। लेकिन ओवरऑल सरकार का ये कहना है कि उत्तराखंड में जो केंद्र की योजनाएं हैं या फिर उत्तराखंड में जो प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या उत्तराखंड को लेकर जो पीएमओ सोचता है, उसके आधार पर भी हमने बहुत सारी चीज़ों का प्रावधान किया है। बिल्कुल सुरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। लगातार सवाल विपक्ष जो है घेरते हुए सरकार को नजर आ रहा है।